में कर रहे, ठीक है। मेरे बच्चे का छूट गया होगा या थोड़ा फास्ट हुआ होगा तो वो पुराने वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है। सारा वहां पर अरेंज्ड। एक गलती से जो सीड वाला जो पार्ट था ना, सीड का सेकंड टॉपिक हमारा छूट गया था। छूट क्या गया था मतलब कि हमने क्लास में लाइव में तो किया था, रिकॉर्डेड पार्ट में थोड़ा सा मिसिंग था, तो उसमें थोड़े थोड़े से पॉइंट्स याद रखना था, वो सब मैं बता दूंगा। लाइव में भी आपको तो आता है, उसमें कुछ जानने वाने की ज्यादा जरूरत नहीं थी। उसमें बस ये करना था कि जो मोनोकॉट होते हैं, जो मोनोकॉट है, बताया ना मोनोकॉट कौन है, डाइकॉट कौन है, बताया आप लोगों को। ये जो भी रोटी बनाने वाली जो होती है वो मोनोकॉट, और जो भी पल्सेस है दाल बनाने वाले डाइकॉट। डाइकॉट ज्यादा दिनों तक जिंदा रहेंगे ना। तो मोनोकॉट के अंदर में कितने कॉटिलिडन, नाम में लिखना एक कॉटिलिडन होगा, डाइकॉट के अंदर कितने, दो है। तो जो डाइकॉट के अंदर दो कॉटिलिडन है और मोनोकॉट के अंदर में एक ही कॉटिलिडन है बड़ा सा ना, जिसे आप स्क्यूटेलम कहते थे। तो मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन है, इसलिए मोनोकॉट के अंदर में एक्स्ट्रा एक स्ट्रक्चर बनाया गया इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म। तो जनरली जो मोनोकॉट के जो भी सीड होते हैं उनके अंदर में इस फूड को स्टोर करने के लिए एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, इंडोस्पर्म। इसलिए मोनोकॉट को हम लोग इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं या एल्बुमिनस सीड कहते हैं, एल्बुमिनस सीड कहते हैं ना। और डाइकॉट के अंदर ऑलरेडी दो कॉटिलिडन आ गए, सारा फूड कॉटिलिडन में स्टोर्ड हो गया। तो डाइकॉट के अंदर में स्टोर्ड फूड मटेरियल केवल कॉटिलिडन में, यहां इंडोस्पर्म नहीं होंगे, तो इसी को आप कहते थे नॉन इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक, या इसी का एक और नाम होता है ना एक्स एल्बुमिनस, एक्स एल्बुमिनस। सर ये क्या 100% करेक्ट होता है? थोड़े एक्सेप्शन है, आपको तो अच्छे से एक्सेप्शन भी आता है, आप लोगों को तो एक्सेप्शन भी आता ही है। जो भी मोनोकॉट होगा वो बच्चा इंडोस्पर्मिक होगा, एल्बुमिनस होगा, एक्सेप्ट बच्चा ऑर्किड का प्लांट छोड़ दीजिएगा। ऑर्किड ना, ऑर्किड के अंदर में ओ का मतलब जीरो मान लीजिए, लड्डू, ओ का मतलब जीरो, लड्डू, यानी ये इसमें इंडोस्पर्म नहीं है। और सारे डाइकॉट नॉन इंडोस्पर्मिक होंगे, एक्सेप्ट बताओ तुम लोग। ठीक है, एक और बता रहा हूं, एक और बता रहा हूं। जब आप पढ़िएगा बच्चा फैबेसी फैमिली, सोलेनेसी, लिलेसी, ब्रासिकेसी, तो आपका बच्चा लिलेसी तो मोनोकॉट है, तो ये इंडोस्पर्मिक हो गया, मोनोकॉट इंडोस्पर्मिक। फैबेसी डाइकॉट है, सोलेनेसी डाइकॉट है, ब्रासिकेसी डाइकॉट है। लेकिन एक एक्सेप्शन और याद कर लीजिए, एक एक्सेप्शन और याद कर लीजिए कि सोलेनेसी में भी आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहां इंडोस्पर्मिक मिलेगा, सोलेनेसी भी पढ़िएगा तो इंडोस्पर्मिक मिलेगा, यंग स्टेज में वहां भी इंडोस्पर्म होते ना। तो कैस्टर के अलावा आप सोलेनेसी फैमिली भी कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़िएगा तो सोलेनेसी फैमिली तो डाइकॉट है, डाइकॉट में इंडोस्पर्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये इंडोस्पर्मिक होता है। तो सोलेनेसी डाइकॉट होने के बावजूद भी इंडोस्पर्मिक नेचर का होगा, ये आपको याद रखना है। चले ये एक्सेप्शन थे। चले इसके अलावा सीड के पार्ट वार्ट तो आप लोगों को बता ही रखा था कि सीड के अंदर में क्या होगा, तो सीड कोट होंगे, सीड कोट में दो लेयर होगा, outer जो लेयर होगा उसे टेस्टा कहेंगे, अंदर का लेयर टिगमेन कहेंगे। अगर डाइकॉट है तो यहां पर इम्ब्रियो के नाम पे क्या होगा, दो स्वेल फुला हुआ कॉटिलिडन होगा, और ये इम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये इम्ब्रियोनल एक्सिस है ना। एक तरफ क्या होगा, एक तरफ होगा आपका रेडिकल, एक तरफ प्लिम्यूल होंगे, बस यही तो है सीड, ये तो सीड बन गया, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं करना है। जो पोर है याद रखना है, इस पोर का नाम बताओ क्या होगा, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल, चलो ठीक है, माइक्रोपाइल ठीक है। तो मेरे भी से सभी को आता है और सभी बच्चे ने बनाया है, लेकिन बहुत सारे अभी भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया है। मैंने फर्स्ट डे यही सिखाया था तुम्हें, फर्स्ट डे जो मैंने क्लास ली थी तो तुम्हें क्या सिखाया था कि तुम बच्चा जितने जोश से आते हो कि हमें डॉक्टर बनना है, अपने नाम के आगे में डॉक्टर लिखवाना है, ये सबको नहीं मिलता मौका, ये सभी को नहीं मिलता, हाँ मुझे नहीं मिलेगा,
ये तुम्हारे मम्मी पापा को भी अब नहीं मिल सकता, यहां तक कि इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको भी नहीं मिल सकता, जो प्राइम मिनिस्टर उनको भी नहीं मिल सकता। डॉक्टर लिखवाने का मौका केवल उसी बच्चे को मिलेगा जो अभी क्लास 11th में है, जो बच्चा 12th में बायो से पढ़ रहे, आर्ट्स वाले को भी मौका नहीं मिलेगा। तो ये केवल इंडिया के कुछ सिलेक्टेड बच्चों को ही मिलेगा जिसके नाम के आगे में डॉक्टर जुड़ सकता है, इसके अलावा इंडिया में किसी को मौका नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा टैग है ना। आपके सोसाइटी में बेटा बोलते हैं ये देखिए इतना बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर सभी को नहीं बोला जा सकता। तो उसके लिए एक ही रूल है डॉक्टर बनने के लिए कि आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, नीट यानी कि मेडिकल का एग्जाम, ठीक है। और इसके लिए एक ही रूल है, इट इज अ डिसिप्लिन, एक ही रूल है डिसिप्लिन। हार्ड वर्क मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि बेटा बहुत ज्यादा पढ़ने में वो स्मार्ट है, नहीं, ये सब नहीं है। जो नीट का एग्जाम है वो केवल और केवल डिसिप्लिन पे चलता है, केवल डिसिप्लिन पे चलता है। तुम कितने लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो यही डिसाइड करेगा कि तुम डॉक्टर बनने वाले फ्यूचर में या नहीं बनने वाले। क्योंकि 17 लाख बच्चे, 70 लाख बच्चा अपियर होगा एग्जाम में, और उसमें से मुश्किल से बच्चा 10,000 भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, 10,000 भी सिलेक्ट नहीं हो पाते ना। और जिनको बच्चा अपना सपना सोचा है एम्स जाने का, दिल्ली एम्स जाने का, उनको तो केवल 100 सीट है उनके लिए। तो अगर ड्रीम को, अपने सपने को पूरा करना है तो कितनी बड़ी लड़ाई। 17 लाख बच्चे, उनमें से बच्चा टॉप रैंक में आना ना। इंडिया के हर स्टेट के बच्चे पढ़ाई कर रहे, हर स्टेट के बच्चे पढ़ाई कर रहे। मान लो बच्चा तुमने एक दिन पढ़ाई नहीं की, मैं एक डिसिप्लिन समझा रहा हूं तुम्हें। मान लो बच्चा एक दिन तुमने मटर गश्ती कर दी, मजा नहीं आ रहा है, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज मस्ती कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई बच्चा एक दिन मस्ती में निकाल देता है, पढ़ाई नहीं करता है, तो बाकी बच्चा जो 17 लाख बच्चे हैं वो तो तुमसे एक दिन के लिए आगे हो गए ना, एक दिन के लिए आगे हो गए ना, तुम तो पीछे हो गए उनसे। और ऐसा बच्चा दूसरा दिन भी निकाल लिया, थर्ड डे भी निकाल दिया, टीचर ने बोला असाइनमेंट कर लेना है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो लास्ट डे कर लेंगे। बेटा 3 दिन, एक हफ्ते निकाल दिए, बेटा बाकी बच्चे एक हफ्ते आगे हो गए, तुम बच्चा पीछे हो गए, भरपाई कैसे कर पाओगे? अब रेस में वो आगे निकल गया है, तुम बेटा पीछे होते जा रहे हो, फिर भरपाई कैसे होगा? तुम सेम लाइन पे कैसे पहुंचोगे? ये बड़ा मुश्किल है। अब इतना कोई भी बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं होता ना कि हम पूरा का पूरा जो गैप हो गया उसका भरपाई एक दिन में कर ले, ऐसा किसी के साथ पॉसिबल नहीं। क्योंकि मेडिकल इंटेलिजेंसी पे नहीं निकलता, मेडिकल मेहनत से नहीं निकलता, कि मेडिकल के लिए बस एक ही चीज है बच्चा, डिसिप्लिन। क्या 17 लाख बच्चे क्या इंडिया में मेहनत नहीं करते? क्या 17 लाख बच्चे क्या टाइम पास करते, मेहनत नहीं करते? यानी हार्ड वर्किंग जरूरी नहीं है कि मेडिकल आपको क्वालिफाई कर सके। बहुत इंटेलिजेंट, तो क्या इंडिया में इंटेलिजेंट नहीं है? क्या 17 लाख बच्चे में क्या 2-3 लाख बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है? वो भी तो सर सारे क्यों नहीं क्वालिफाई करते? क्योंकि उनमें एक ही चीज की कमी थी, डिसिप्लिन, एक ही चीज की कमी थी, डिसिप्लिन। एक कहानी बता रहा हूं। इंडिया में बेटा, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का एक टॉप बैट्समैन है, तो उसको पूरी दुनिया जानती है, गॉड ऑफ क्रिकेट उसे कहते हैं, उसे सचिन नाम, आप लोगों ने भी जाना है, सचिन सबको जानता है। वर्ल्ड का कौन आदमी ऐसा जो सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता? सबको जानता है ना। लेकिन ये बहुत कम जानता है कि सचिन से ज्यादा टैलेंटेड उसका एक बैचमेट था जो उसके साथ में क्रिकेट खेलता था, बचपन में दोनों साथ में खेलते थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं उन्होंने। उसका नाम था विनोद कांबली, विनोद कांबली। लेकिन आज इसका नाम बच्चा कोई नहीं जानता, तुम भी नहीं जानते। कभी जानते हो क्या विनोद कांबली कौन था? नहीं, हम लोगों ने तो थोड़ा बहुत देखा है, इसे थोड़ा बहुत याद है। लेकिन सचिन को इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का बच्चा बच्चा भी जानता है, कांबली को नहीं जानता। कांबली मोर टैलेंटेड था। हाँ, वो बच्चा सचिन से ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेल लेता था। हाँ, लेकिन एक ही चीज थी, सचिन डिसिप्लिन था, कांबली डिसिप्लिन नहीं था। कांबली के अंदर डिसिप्लिन नहीं थे। ये मैं नहीं कह रहा बेटा, इंडिया के टॉप सुनील गावस्कर ने ये चीज बताई, हाँ, कि दोनों में इक्वल टैलेंट में तो ज्यादा था कांबली, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं था। सचिन डिसिप्लिन। हाँ, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं अगले 2 साल तक
वही बच्चा आगे पढ़ेगा जिसके पास है डिसिप्लिन। सर डिसिप्लिन कैसे? तो डिसिप्लिन का एक ही रूल है कि जो भी आपको क्लासरूम में टीचर बच्चा आपको गाइड करे उसको फॉलो करना है। मैं नहीं बोलूंगा, रोजाना नहीं बोलूंगा कि मुझे असाइनमेंट दो करके दो, नहीं। मैंने एक बार बहुत अच्छे से आपको समझाया। अब बच्चे 10th के बाद अब डॉक्टर बनने वाले हो, डॉक्टर को कोई बताएगा क्या ना? तो आपको बोल दिया, कोई भी टीचर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, उनकी बात को सीरियस लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा मेरी बातें सीरियस ले, सभी सभी टीचर बेटा इतना एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। जो तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ा रहे आईआईटी मुंबई से पास आउट, जहां पर ड्रीम होता है इंजीनियरिंग के बच्चों को जाने के लिए। जो तुम्हें फिजिक्स पढ़ा रहे अबू सर, वो आईआईटी खड़गपुर से पास आउट है, मालूम? इतने बड़े बड़े टीचर आ रहे हैं, तो बेटा उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, जो भी एक वर्ड भी बोलते हैं ना तो तुम्हारे लाइफ उससे बच जाएगा। तो उस बात को अच्छे से सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, हो सकता है अभी समझने में दिक्कत हो तो टीचर से डिस्कस करो, सर मुझे शाम में ना आपसे 10 मिनट के लिए बात करना है, तो मुझे क्लास में अभी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये इश्यू चल रहा है, 10 मिनट टाइम दे दो। एक बच्चे ने मुझे फोन किया, आप ही लोगों ने भी, किसी एक बच्चे ने फोन रात में किया, तो मैंने बोला कि मॉर्निंग में करना। मॉर्निंग में 10 मिनट उससे बात हुई, सर और कैसे करना है, सर मटेरियल कौन सा फॉलो करना है, तो ये मुझे अच्छा लगा ना। तो आप टीचर के कांटेक्ट में रहिए, टीचर आपको सबसे बेस्ट सलाह देगा। सीनियर्स उनको क्या आता है, वो तो अभी खुद डॉक्टर नहीं बनने ना। तो आप बच्चा लोग टीचर से जब भी हो कोई अगर इशू है तो आप टीचर के साथ में उनसे टाइम लेकर के उनसे बातें कर लीजिए, 5 मिनट का व्हाट्सएप पे चैट करके पूछ सकते हैं कि सर समझने में अभी हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे या लैंग्वेज में दिक्कत है, स्पीड के साथ रिलेशन है। हो सकता है कि अभी बच्चा स्पीड ज्यादा हो, मेरे में तो थोड़ा कम ही स्पीड है, मैंने तो एक ही चैप्टर पढ़ा है तो स्पीड तो होता ही नहीं कुछ। हो सकता है किसी में हो स्पीड ज्यादा हो, तो टीचर बताएंगे आपको कि ये बेसिक है, बाद में ये चीजें आसान हो जाए, धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएगी। देखो ना, तुम्हें लगता होगा, तुमने लाइफ में सोचा होगा क्या, एक चैप्टर पढ़ने में 1 मंथ? हमने मॉर्फो कितना दिन पढ़ा? हमने मॉर्फो बच्चा पढ़ा कब से? 10th जून से, नहीं हाँ 10th जून, हाँ 10th जून से हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। यानी लगभग आज होने वाले 40 डेज, 40 दिन हो गए बच्चा एक चैप्टर को कंप्लीट करने, 1 चैप्टर को। अरे 40 दिन में तो पूरा सिलेबस हो जाता है 10th का, 9th का। तो 11th में थोड़ा बच्चा थोड़ा मैच्योरिटी के साथ धीरे चलना है ना। देखो धीरे चलने से फायदा क्या हुआ बता रहा, स्लो चलने से फायदा क्या हुआ सर? स्लो चलने से फायदा ये हुआ ना सर, हमने पियर्सन के सारे क्वेश्चंस बना लिए। अगर मैं फास्ट कराता तो हो सकते नहीं बनते। सर मैंने डॉक्टर अली के भी क्वेश्चंस बनाए, सर हमने एलियन का बुकलेट का भी क्वेश्चन बनाया। तो देखो ना, हमने सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो धुआं उड़ा दिया सर, फटाफट बनने लगे, फटाफट बनने लगे। हाँ 7-8 क्वेश्चन हमसे नहीं बने जो डिफिकल्ट थे, बहुत पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, सिलेबस उस टाइम का अलग था। अभी के कॉन्टेक्स्ट में अभी मैं बोल रहा हूं तुम्हें, आज मैं 2020 का क्वेश्चन भेजूंगा, जो पिछले साल बच्चा नीट का एग्जाम हुआ है ना 2020 में, 2020 में, उसका पेपर भेजूंगा। उसमें बच्चे मॉर्फो के 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। अब विद इन सेकंड बन जाएगा आपसे, विद इन सेकंड पढ़ा आंसर आ जाएगा। मतलब कि तुम्हारे सुपर सीनियर वाले जो बैच में जो पास करके चले गए ना, वो क्वेश्चन तुम सॉल्व करो बन जाएंगे। तो ये होता है बेटा स्लो पढ़ने, ये होता है बेटा मेहनत करके। जिस बच्चे ने मेहनत करके पढ़ा, पूरा डिसिप्लिन से पढ़ाई की, मैं चैलेंज करता हूं कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन बेटा मॉर्फोलॉजी के निकालिए, हर क्वेश्चन आसानी से बन जाए, वो भी विद इन सेकेंड बनेगा। 2020 का इस बार क्वेश्चन मैं दूंगा, विद इन सेकेंड 10 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा, 10 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। तुम्हारा दिमाग इतना सेटअप हो चुका है, तुमने इतनी मेहनत की है। इसलिए मैं सभी बच्चों को बोलता हूं कि आप सभी लोग पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो, पूरा मेहनत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। यही 2 साल तो करना है ना, इसके बाद नहीं पढ़ना है बच्चा, इसके बाद में इतना कंपटीशन नहीं होगा। 17 लाख वाले बच्चे का कंपटीशन नहीं है। तुम मेडिकल कॉलेज में चल गए तो वहां तो कंपटीशन थोड़ी है, वहां तो पास करते जाना, पढ़ाई कीजिए पास करते जाइए। लेकिन कंपटीशन यहाँ 17 लाख में से कुछ ही बच्चों को चुनना है। बाद में आप बोलते रहो मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की, मेरा किस्मत खराब। किस्मत कुछ नहीं होता, किस्मत लोग खुद से लिखते हैं।
मेहनत से बच्चा, डिसिप्लिन से लोग किस्मत को चेंज कर देते। कई ऐसे बच्चे जो बेटा कुछ भी फैसिलिटी नहीं उनको, वो भी क्वालिफाई कर लेते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने डिसिप्लिन मैनर से, मेहनत में क्यों नहीं बोलता, आज मेहनत किया कल छोड़ दिया ना, इसलिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। तो आप अपना थोड़ा रूल बनाइए, अपना थोड़ा बच्चा टाइम टेबल बनाइए। और मैंने तो आपको बोला है, ठीक है, टाइम टेबल कैसे बनाना है आप पे डिपेंड करता है, सब बच्चे का वेरी करेगा ना। जैसे मैं बोलता हूं कि ये 24 घंटे 24 आवर, देखो समझाता हूं, ये 24 घंटे का है। तुम बच्चा कब से उठते हो? तुम उठते हो सुबह के 6 बजे, कोई बच्चा 7 बजे भी उठ जाता है, लेकिन मैं सलाह दूंगा अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट के लाइफ का सबसे पहला फीचर होना चाहिए बेटा, सुबह उठना। हो सकता है फजर का नमाज पढ़ो, हाँ नमाज पढ़ के उस टाइम से बच्चा लोग जब 5 बजे से मान ले 5 o'clock से ना 5 to जो अभी 9 का पीरियड होता है, वो बेस्ट टाइम होता है स्टडी करने के लिए। 5 to 9 जो पीरियड है वो वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। और यहां पास आप उस चीज को पढ़िए जो कॉन्सेप्चुअल, जैसे फिजिक्स, जैसे मैथमेटिक्स अभी आपका चल रहा होगा, उस चीज को पढ़ना है। कब से कब? 5 to 9, जब आपका ब्रेन सबसे मोस्ट एक्टिव फॉर्म में रहता है। तो ऐसा नहीं सर हम रात भर पढ़ाई करते हैं, उठते हैं 8 बजे, नहाया वाया, थोड़ा सा फ्रेश हो गए और क्लास करने बैठ गए, नहीं, गलत बात है। आप सुबह उठिए, ये 4 घंटे का टाइम ना आपका लाइफ चेंज कर देगा। ये 4 घंटे का टाइम आपको बेटा टॉप डॉक्टर बना देगा। बाद वाला टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, रात में वाला, दोपहर में मन नहीं लगता। यही टाइम मोस्ट इफेक्टिव होता है, जब आपका दिमाग सबसे बेस्ट काम करता है, मोस्ट इफेक्टिव टाइम। हाँ, ये 4 घंटा हो गया। चलिए उसके बाद आप 9 o'clock से लगभग बच्चे लोग कितना, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 2 बजे तक, चलिए मान लो 2 बजे तक आप अपने क्लास में बिजी, ठीक है, ये क्लास हो गया, ऑनलाइन क्लास हो गई, ठीक। फिर आराम से रिलैक्स कीजिए, आराम से लंच कीजिए, मस्त कीजिए, थोड़ा व्हाट्सएप चलाना है, सोशल मीडिया चाहिए, यूट्यूब चाहिए, एकदम चलाइए। मैं कभी नहीं मना करता हूं कि व्हाट्सएप सोशल मीडिया कीजिए, लेकिन उसका एक टाइम हो कि 1 घंटे बेटा केवल मस्ती कर, 1 घंटा केवल मस्ती करना है, यूट्यूब पे देखना है, जो करना है करो, जो तुम्हें मन लगता है, जिस चीज में मन लगता है 2 घंटा मान लो उसका ना, लेकिन फिर बाद में नहीं, ये तुम ले लो 2 घंटा नहीं, 2.5 घंटा ले लो, 3 घंटा ले लो, जितना मस्ती करना है यहाँ पर करो, जितना करना है, मैं कभी मना नहीं करती। वो टाइम हो गया, उस दौरान पढ़ाई नहीं करना, फिर मजे करना। हो सकता है किसी का शाम में मिले, किसी को दोपहर में मिल जाए, ठीक है ना। किसी बच्चे को नहीं सर हम यहाँ पर अभी थोड़ा रेस्ट कर लेंगे और मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम बाद में चाहिए, जब आप अपना एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आप फ्रेश, फिजिकली भी बहुत एक्टिव होना जरूरी है, केवल लॉकडाउन में पढ़ाई करना नहीं, फिजिकली भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। थोड़ा सा घूमिए बाहर में, थोड़ा फिजिकल काम कीजिए, फुटबॉल खेलिए, या कोई गेम वेम खेलिए जिसमें मजा आता है, खेलिए थोड़ा आउटडोरिंग वाला, बाहर में घूमिए, ठीक है। अब ठीक है 5-6 बज गए, उसके बाद में बच्चा 6 बजे से 11 बजे तक फिर से तुम्हारे पास टाइम है, 6 से 11 बजे तक फिर से तुम्हारे पास पूरा 5 घंटे का स्लॉट है। लेट नाइट नहीं पढ़ना, 11 बजे के बाद नहीं पढ़ाई करनी, क्योंकि तुम्हें कम से कम 7 घंटा सोना भी है। 11 बजे तो हर हालत में सो जाना है, तब तो 5 बजे उठे हुए। हाँ, तो ये टाइम है कि जब आप बायोलॉजी पे, केमिस्ट्री पे, ठीक है, अभी भी रूखा सूखा रह गया फिजिक्स, उस पे काम कीजिए। और मेरे वाले में तो ज्यादा काम भी नहीं करना, मेरे वाले में तो बहुत ज्यादा काम भी नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि मेरा सिलेबस तो डिफाइंड है, एनसीईआरटी लेक्चर, बस हो गया, उसके अलावा तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका टाइम टेबल का हो गया। हाँ, अलग अलग बच्चे का वेरी करेगा, लेकिन अभी से मेंटली तुम सेट हो जाओ दिमागी रूप से कि लेट नाइट की पढ़ाई नहीं करनी है,
अर्ली मॉर्निंग की पढ़ाई करनी। ये 4 घंटा जो है ना, ये सबसे बेस्ट है बच्चा। ये 5 घंटा 6 घंटा कोई माने नहीं रखता, ये वाला जो ये माने रखता है, ये यहाँ बस रखता है। तुम कभी अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना। सुबह के टाइम में एक चैप्टर पढ़ा, भाई साहब दिमाग में फट 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 सारा कॉन्सेप्ट आ गया। भाई ऐसा क्या पढ़ाई कर रही है सुबह में, शाम में मजा ही नहीं आ रहा, सोने टाइम मजा ही नहीं आ रहा। तो ये टाइम को आप बहुत अच्छे से बच्चे यूज कीजिएगा। हाँ, वेरी कर सकते हैं, जैसे 3 दिन मैंने फिजिक्स पढ़ा, 1 दिन बायो भी पढ़ सकते, पूरा चैप्टर का रिवीजन हो। 2 दिन केमिस्ट्री भी पढ़ सकते, पूरा रिवीजन कर लेंगे ना, क्योंकि ये टाइम सबसे बेस्ट। तो ये टाइम को बहुत सोच समझ के यूटिलाइज करना है, कभी फिजिक्स में लगाया, कभी केमिस्ट्री में, कभी बायो में। और ये अगले 2 साल तक ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये बच्चा आपका टाइम टेबल का, ठीक है, तो ये मेरे से ये बहुत काम आएगा। ठीक, और मैंने बायो में हमेशा बोला कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक ले लेनी है। आई थिंक सभी बच्चे ने ले भी लिया होगा, नहीं है तो बच्चा पीडीएफ तो आपके पास है ही है, नहीं तो मुझसे मांग लीजिएगा, फिर भी नहीं मिला मुझसे मांग लीजिएगा। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बोला था डॉक्टर अली से बुक लेने के लिए, अभी नहीं है तो पीडीएफ से काम चलाइए, लेकिन बेटा जल्द से जल्द जितना हो सके, 1.5 महीने हो गए, 1.5 महीने हो गए, ले लीजिए। पियर्सन की बुक नहीं लेनी है, वो हम लोग जब तक आप वहां हैं, ऑनलाइन है, तब तक पीडीएफ के फॉर्म से ही बना लीजिएगा, अभी नहीं लेना है। कुछ बच्चों ने सर थ्योरी पढ़ने के लिए कुछ बुक, तो मैंने हमेशा बोला कि वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल जो इंडिया में माना जाता है वो एलेन का मटेरियल होता है। ठीक है, उसके मॉड्यूल्स वो ले सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, थ्योरी भी मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से बाहर के पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। सर एनसीईआरटी के बाहर क्यों पढ़ने, रिसेंटली 2 साल से 3 साल से जो पेपर आ रहा है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही आ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से ही आ रहे हैं, लेकिन गारंटी नहीं, ये 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि पहले थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाते थे, 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन, तो थोड़े बहुत हमें एक्स्ट्रा पॉइंट थोड़ी थोड़ी जान लेनी चाहिए, शायद आ जाए तो, तब तो भाई हमने पूरी तैयारी की गए, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया, तब तो हम डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। हम क्यों रिस्क ले, हम तो 100% तैयारी करके जाएंगे। तो जो बच्चा थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा वो फेल हो सकता है, और तुमने थोड़ा एक्स्ट्रा वाला पढ़ लिया तो तुम्हारे तो 100% चांस है, एनसीईआरटी का है तब भी तुम ठीक हो, थोड़े से एक्स्ट्रा आ गए तब भी तुम पास कर रहे हो। लेकिन जो बच्चा 100% एनसीईआरटी पढ़ा, थोड़ा पॉइंट बाहर वाला नहीं पढ़ा, तो गड़बड़ हो सकता है। हम रिस्क क्यों लेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे। चलिए, तो एलेन का पढ़ने से क्या होगा, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, ये सब हो जाएगा। आपके सीनियर्स ने भी ये सब गाइड किया होगा आपको। चलो ठीक है, तो अब हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं। ठीक है, यहां देखो, अभी हम लोग, ठीक है, डॉक्टर ली में अगर 4-5 क्वेश्चन ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम लोग एनाटॉमी में जाएंगे, वहां भी कुछ टॉपिक्स आएंगे मॉर्फो वाले, फिर आगे के टॉपिक्स में जाएंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो टेंशन नहीं लेना, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना, छोड़ दे रे भाई, आगे में पढ़ेंगे ना। देखो ध्यान से, अभी हमारा बच्चा मॉर्फो अच्छे से कंप्लीट हो गया, हम रिवीजन भी करते रहेंगे, टेस्ट भी होते रहेगा, और भी अच्छा होते जाएगा। ठीक है, जब भी आपको मौका मिले, जो टॉपिक आपको समझने में दिक्कत थी उसका लेक्चर देख, जिस टॉपिक में दिक्कत थी लेक्चर देख। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, इट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। पढ़ाऊंगा कुछ भी नहीं, समझाऊंगा कि कैसे पढ़ना है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सर ये एनाटॉमी क्या होता है, ये बच्चा मॉर्फोलॉजी के बाद का चैप्टर है एनाटॉमी, और मैं मानता हूं वन ऑफ द मोस्ट बेटा लॉजिकल चैप्टर है, कोई रटना नहीं है। बहुत सारे बच्चे सर एग्जांपल याद नहीं होता, मैं बोलूंगा बेटा एनाटॉमी पढ़, एक भी एग्जांपल नहीं, एक भी एग्जांपल नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर लॉजिक पे बेस्ड है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एक लॉजिक से पढ़ते हैं, वहां रटते नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं याद करना है। तो ये बच्चा सबसे लॉजिकल, पूरे 11th का सबसे लॉजिकल चैप्टर,
ना, और इससे आते 3 to 4 क्वेश्चंस। और कुछ सीनियर से मिलोगे बोले बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉजिक नहीं लगाया, उन्होंने याद करने की कोशिश की। याद करना ही नहीं, इसमें केवल बच्चा लॉजिक से सीखना है। सर ये एनाटॉमी होता क्या है? एनाटॉमी होता क्या है, हम कोई भी फ्लावरिंग प्लांट मतलब सर ध्यान से सुनो, जब आप क्लास 9th में पढ़ रहे होगे तो वहां पास आया होगा बच्चा एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और बच्चा एंजियोस्पर्म। ये 5 भाई थे। सबसे पहले कौन आया? एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। इन 5 भाई की कहानी हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, चैप्टर 3 में। इन 5 भाइयों की कहानी हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, टेंशन नहीं लेना। लेकिन सर एंजियोस्पर्म किसे कहेंगे ये बताओ ना पहले। एंजियोस्पर्म उसे कहेंगे जिसमें 5 चीजें मिलेगी। एंजियोस्पर्म उसे कहेंगे बेटा जिसके अंदर फ्लावर पाया जाएगा। फ्लावर और कहीं नहीं होगा, फ्लावर केवल और केवल एंजियोस्पर्म में होगा। फ्लावर इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाएगा। सर जिम्नो में नहीं, ब्रायो नहीं पाया जाएगा। उसके अलावा बच्चा फ्रूट कहीं नहीं पाया जाएगा, फ्रूट कहीं नहीं पाया जाएगा, यानी जो भी फ्रूट तुम खाते हो वो प्लांट एंजियोस्पर्म। तीसरा देखो, जिम्नो में भी सीड बनेंगे, जिम्नो में भी सीड बनेंगे, एंजियो में भी सीड बनेगा। सीड केवल जिम्नो और एंजियो में बनेगा, इसलिए तो नाम स्पर्म, स्पर्म मतलब होता है सीड। लेकिन एंजियोस्पर्म में जो सीड बनेगा वो फ्रूट के अंदर होगा। सेब खाया है ना, सेब खाया है, एप्पल खाया है, एप्पल को काटते हैं तो सीड निकलता है ना, तो सीड कहां है? फ्रूट के अंदर है, कवर्ड सीड, कवर्ड सीड। अरे बच्चा यहां ओवरी था, ओवरी पकने के बाद फ्रूट बन गया, ओव्यूल सीड बन गया। तो सीड कहां है? ओवरी के अंदर है, तो कवर्ड सीड, कवर्ड सीड। समझ में आया? और जिम्नो, अरे जिम्नो के अंदर में फ्लावर है ही नहीं, तो काहे का स्टिग्मा, काहे का स्टाइल, काहे का ओवरी नहीं है। डायरेक्टली उनके अंदर ओव्यूल है, डायरेक्टली ओव्यूल है, ओवरी है ही नहीं। फर्टिलाइजेशन होगा और डायरेक्टली ये सीड बन जाएंगे, सीड बन जाएंगे। अरे ओवरी है ही नहीं तो फ्रूट कैसे बनेगा? तो ऐसा सीड जो फ्रूट के अंदर ना हो, फ्रूट के अंदर नहीं है बच्चा ना, इसे कहेंगे नेकेड सीड, इसे कहेंगे नेकेड सीड। तो सर कहां सीड रहता है? तो जिम्नोस्पर्म में एक स्ट्रक्चर होता है कोन्स, कोन्स, या इसे स्ट्रोबिलस कहते हैं। हम वहां पढ़ेंगे डिटेल से, यहां नहीं जानना है, यहां जानने की जरूरत नहीं है। स्ट्रोबिलस या कोन्स, उसी के अंदर में ओव्यूल्स होती ढेर सारे। फर्टिलाइजेशन से सीड बन गया, हिलाओगे ढेर सारे सीड निकल जाएंगे। डायरेक्टली सीड होगा, कोई फ्रूट नहीं होगा, इसलिए इसे कहेंगे नेकेड सीड। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड, स्पर्मा का मतलब सीड, जिम्नो का मतलब नेकेड। चलिए, तो एंजियोस्पर्म के फीचर सीखा? बोले हाँ सर सीख गए। एक और फीचर सिखा, एक और फीचर सिखा रहा बच्चा। हम लोग आगे में एक टॉपिक पढ़ेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, सर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? नहीं समझ में आया? नहीं जानिए, नहीं जानिए, हमें पूरा डिटेल से पढ़ना है ना प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम में पढ़ना है। चलिए ठीक है, आप याद करो बच्चा, 9th में आपने पढ़ा था जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में। हाँ सर पढ़ा था, पानी ले जाना जाइलम और फूड ले जाना फ्लोएम। जाइलम के अंदर में वेसल्स होते थे, बड़े पाइप होते थे, याद करो। हाँ सर याद है। जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स होता था, पतले पाइप होते थे, ठीक। जाइलम को खाना देने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए जाइलम पैरेंकाइमा था। जाइलम को ताकत देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए जाइलम फाइबर होते थे। 4 कंपोनेंट से बनते थे ना जाइलम? बोले हाँ सर। पानी मेन ले जाएगा कौन? वेसल। एक और पाइप है, पतला पाइप है पानी ले जाने के लिए, ट्रैकीड्स। खाना स्टोर करना जाइलम पैरेंकाइमा, ताकत देना जाइलम फाइबर,
फाइबर मतलब ताकत देना ना। लेकिन बच्चा जिम्नो में जाइलम है लेकिन उसमें वेसल्स नहीं है। जिम्नो में भी जाइलम है लेकिन वेसल्स नहीं है। टेरिडोफाइट्स में भी जाइलम है लेकिन वेसल्स नहीं है। वेसल्स केवल और केवल एंजियो में पाया जाएगा। जाइलम वेसल केवल एंजियो में पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा, कहीं नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरह से फ्लोएम के 4 पार्ट बताओ। एक सर खाना ले जाने के लिए ट्यूब होगा, सीव ट्यूब, याद आ रहा है, सीव ट्यूब। एक सर उसे सपोर्ट करने के लिए होगा कॉम्पेनियन सेल, याद आ रहा है, कॉम्पेनियन सेल। खाना को स्टोर करने के लिए वहां था जाइलम पैरेन्काइमा, यहां फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ताकत देने के लिए फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर होते थे ना फ्लोएम के 4 पार्ट। बोले हाँ सर 9th में पढ़ा था। याद रखना जिम्नो में बच्चा, जिम्नो में सीव ट्यूब नहीं होंगे, जिम्नो में बच्चा कॉम्पेनियन सेल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, सीव ट्यूब नहीं होगा, कॉम्पेनियन सेल नहीं होंगे। सर खाना कैसे ले जाएगा? तो उसकी जगह पे दूसरे स्ट्रक्चर होंगे, दूसरे स्ट्रक्चर होंगे। सर टेरिडो में भी सेम कहानी। तो केवल एंजियो ही ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर में फ्लोएम में सीव ट्यूब होगा, फ्लोएम में सीव ट्यूब होगा, फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल होंगे ना। तो अब याद रखना है हम एंजियोस्पर्म किसे कहेंगे। कुछ बच्चा बोलेगा सर एक प्लांट है जो चावल के दाने में इतना बड़ा दिखता है, जो चावल हम लोग खाते हैं ना बस उतना ही बड़ा दिखता है, वोल्फिया नाम है, वोल्फिया, याद रखिएगा उस प्लांट का नाम है वोल्फिया। दुनिया का सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट, सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट ना, सबसे छोटा प्लांट एंजियोस्पर्मिक। जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहा, एंजियोस्पर्म। कुछ ऐसे भी प्लांट है बच्चा एंजियोस्पर्म में, जैसे कसकुटा, नाम सुना था ना क्लास 12th में, कसकुटा प्लांट, अमर बेल इसे कहते हैं हिंदी में। ये बड़े प्लांट के ऊपर में चढ़ जाते हैं, हाँ, और ये बेटा वहां से खाना लेते हैं। वो बेटा ये पैरासाइट है, ना अपना खाना बनाएंगे, ना अपना पानी लेंगे, ना अपना मिनरल, दूसरे से खींचते रहते, चोर है, चोर है बेटा, ये पैरासिटिक प्लांट है। तो कुछ बच्चा बोलता है सर कसकुटा एंजियोस्पर्म कैसे हो गया सर? वो तो पैरासाइट है सर, वो तो दूसरे से खाना लेता है, अमरबेल आपने देखा होगा। और ये बेटा ग्रीन कलर का है भी नहीं, ये तो येलो कलर का है, देखो इसको मालूम है। अरे फ्री का खाना मिल रहा है तो काहे के लिए फोटोसिंथेसिस करें? फ्री का खाना मिल रहा है तो काहे के लिए क्लोरोफिल रखे, काहे के लिए हम ग्रीन कलर बनाए? तो इसने बेटा ग्रीन कलर भी छोड़ दिया, इसने फोटोसिंथेसिस करना छोड़ दिया, तो खाना कहां से ले? बोले जो प्लांट है ना उसी को सक कर लेंगे, स्पेशल रूट बनाएंगे और उसके अंदर में उसके स्टेम में घुस जाएंगे और वही से खाना ले रहा है, खाना ले रहा है, ले रहे हैं मजे से अपना लाइफ चला रहा है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर कसक्यूटा को एंजियोस्पर्म क्यों कहा, और वोल्फिया तो इतना छोटा है सर उसे क्यों कहा एंजियोस्पर्म? अरे इसलिए एंजियोस्पर्म कहा क्योंकि उसके अंदर में फ्रूट बनेंगे, उसके अंदर फ्लावर बनेगा, उसके अंदर में कवर्ड सीड होंगे, उसके अंदर बेटा डबल फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन 2 बार होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके अंदर में वेसल्स होगा जाइलम में, उसके अंदर में सीव ट्यूब होगा, इसलिए हम उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो छोटा हो बड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं, उसका फीचर है क्या? हाँ, इसलिए हम एंजियोस्पर्म कहेंगे। तो आपका जो 2 टॉपिक पढ़ा बच्चा, एक पढ़ा मॉर्फोलॉजी और एक पढ़ा एनाटॉमी। आपने क्या पढ़ा? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि आपने बाहरी स्ट्रक्चर केवल एंजियोस्पर्म का पढ़ा, एंजियोस्पर्म बाहर से कैसा दिखता है केवल वो पढ़ा। आपने एल्गी का नहीं पढ़ा, ब्रायो का नहीं पढ़ा, टेरिडो का नहीं पढ़ा, जिम्नो का नहीं पढ़ा, केवल आपने एंजियोस्पर्म का पढ़ा। ठीक है। अब सेकंड जिम्नो, सेकेंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि यहां पास हम लोग एंजियोस्पर्म का केवल पढ़ेंगे, यहां पर हम लोग केवल एंजियोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जिम्नो नहीं पढ़ेंगे, ब्रायो नहीं पढ़ेंगे, टेरिडो नहीं पढ़ेंगे, एल्गी नहीं पढ़ेंगे। तो केवल हमारा टॉपिक क्या है? फ्लावरिंग प्लांट, यानी एंजियोस्पर्म अंदर से कैसा दिखता है एनाटॉमी, बाहर से कैसा दिखता है मॉर्फोलॉजी।
हमने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट किया। अब लीफ कैसे दिखता है? अंदर से। रूट कैसे दिखेगा? अंदर से। स्टेम कैसे दिखेगा? अंदर से। ये टॉपिक है एनाटॉमी ना। तो सर ये हमें कैसे दिखेगा? तुम्हें नहीं देखना है तो ये सर पढ़ना नहीं है फिर क्या? अरे भाई साइंटिस्ट देखेगा, उसने फिगर बना दिया आपके बुक्स में, उसने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। लेकिन बच्चा आप प्रैक्टिकल जब कीजिएगा तो आपको देखना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो रूट अंदर से कैसे दिखता है, स्टेम कैसे दिखता है, लीफ कैसे दिखता है, ये आपको खुद आंखों से देखिएगा। सर आंख से दिख जाएगा क्या? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई? फटाफट बोलो। पियर्सन का बुक नहीं लेना है। फाइलोड, क्लैडोड एंड फाइलोक्लैड। सर प्लीज एक्सप्लेन। महमूदुल इस्लाम, मैंने तुम्हें लेक्चर बच्चा भेजा था, तुमने नहीं देखा। मैंने तुम्हें भेजा था फाइलोक्लैड कैक्टस वाला, जिसमें लीफ कांटों में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेम ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस करने लगेगा, ओपुंशिया ब्रायोफाइलम। फाइलोड ये मैंने आपको बोला था, फाइलोड मैंने बोला था ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट में। हाँ, जब लीफ टूट करके गिर जाए और पेटियोल ग्रीन कलर का हो जाए, वो फोटोसिंथेसिस करने लगे, तो उसे हम लोग फाइलोड कहेंगे ना। और क्लैडोड इसी तरह का कोई और प्लांट होगा, हाँ इसी तरह का एक प्लांट होगा, उसी को हम क्लैडोड कहेंगे। ये मैंने भेजा था तो चलो ठीक है। तो असाइनमेंट आप लोगों को करना था, ठीक है। पियर्सन का बुक तो लेना नहीं है, मैंने अभी बोला। ये क्लास एंड होगा, फिर मैं एनाटॉमी कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्योंकि अगला क्लास छुट्टी हो जाएगी, तो तुम्हें मिलेगा 4 दिन। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को मिलेंगे। तब तक मैं होमवर्क दे के जाऊं, एक बेस्ट लेक्चर आपको दूंगा, बस उसे कुछ नहीं करना है। उस लेक्चर को, एनाटॉमी को बस सुनना है, क्योंकि लाइव क्लास में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन 4 दिन का गैप हो गया और तुम पढ़ाई तो करोगे नहीं, तो 17 लाख बच्चों में तुम पीछे आ जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि तुम 4 दिन टाइम वेस्ट करो। आपको एक लेक्चर मैं दूंगा, वो वन ऑफ द लॉजिकल चैप्टर है, कभी रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। बस एक लेक्चर आपको कंप्लीट करना है, और उससे बच्चा आपके डॉक्टर ली से 100, पियर्सन के बुक से 100, एलन के बुक से 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। बस एक लेक्चर से, एक लेक्चर से बच्चा पूरा का पूरा डॉक्टर ली के 50% क्वेश्चन बन जाएंगे, बस एक लेक्चर से। क्योंकि लॉजिक है, और लॉजिक सीखना होता है, समझना होता है, रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। लॉजिक एक बार सीख गए, मजा आ जाएगा, फिर तो तुम अपने सुपर सीनियर को भी उड़ा दोगे। ठीक है, तो मेरे में से तुम्हें कुछ नहीं करना है, डॉक्टर ली को कैसे बनाना है यार, इतना कॉपी में बहुत सारे बच्चे